हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एनबीएफसीज। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। अब जैसा कि आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि ये बैंक नहीं है बट बैंक की तरह फाइनेंस में डील करते हैं, इसीलिए इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोले जाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन ग्रांट करते हैं, इसी तरीके से जो एनबीएफसीज होते हैं वो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन ग्रांट करते हैं, यानी कि बैंक वाले फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बट बैंक नहीं है। ठीक है, बैंक वाले फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बट बैंक नहीं है, इसीलिए इन्हें एनबीएफसीज बोला जाता है। यानी कि प्योरली सारे फंक्शंस बैंक वाले परफॉर्म नहीं करते। जैसे अब बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और टाइम डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हम पहले सीख चुके हैं ना प्रीवियस वीडियो में कि बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट दोनों एक्सेप्ट करते हैं, बट एनबीएफसीज जो है वो डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करते हैं बैंक की तरह, बट डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, ओनली टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। तो यानी कि प्योरली सभी फंक्शंस बैंक वाले परफॉर्म नहीं करते हैं ये, इसीलिए इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोला जाता है। वो सभी कॉर्पोरेशंस, वो सभी कंपनीज जो फाइनेंस में डील करती हैं बट बैंक नहीं है। ठीक है, अब एनबीएफसीज क्या होते हैं, एनबीएफसीज कैसे काम करते हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते, बैंक से ये कैसे डिफरेंट है, ये सभी कॉन्सेप्ट आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनबीएफसीज को एक बार हम रीड कर लेते हैं। एनबीएफसीज इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, क्योंकि ये क्या है, ये एक कंपनी है, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती है। इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है, डिपॉजिट रिसीव करना अंडर एनी स्कीम, किसी स्कीम के अंडर ये डिपॉजिट रिसीव करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी टाइम डिपॉजिट। ठीक है, टाइम डिपॉजिट जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए कस्टमर के द्वारा अमाउंट डिपॉजिट कराया जाता है और वो उस फिक्स टाइम पीरियड के एंड होने पर ही कस्टमर को वो अमाउंट वापस मिलता है। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके का डिपॉजिट एनबीएफसीज एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर से, और वो भी किसी स्कीम के अंडर। ठीक है, बैंक की तरह ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं बट ओनली टाइम डिपॉजिट, और वो भी किसी स्कीम के अंडर। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें आप क्या करते हो, आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम की फॉर्म में आप अमाउंट डिपॉजिट कराते रहते हो। आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस पीरियड के एंड पर आपको क्या मिल जाता है, लमसम अमाउंट मिल जाता है। तो यानी कि ये काम किसका होता है, एनबीएफसीज का। ठीक है, तो इसी तरीके से एनबीएफसीज क्या करती हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए टाइम डिपॉजिट की फॉर्म में कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही कस्टमर उस डिपॉजिट को वापस ले सकता है। ठीक है, किसी स्कीम के अंडर ये टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं और पब्लिक को लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, वो क्या हैं, वो एनबीएफसीज ही हैं, क्योंकि वो लोन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही हैं। अब एनबीएफसी को हम शैडो बैंक्स भी बोलते हैं। अब आपने ये सारा इसके बेसिक में देख लिया कि ये बैंक की तरह काम कर रही हैं, बैंक की तरह डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं, लोन ग्रांट कर रही हैं, तो लेकिन एक्चुअल में सारे फंक्शंस बैंक वाले नहीं हैं। जैसे बैंक की तरह डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रही, बैंक की तरह अब आगे पढ़ोगे कि बैंक की तरह ये चेक भी इशू नहीं करती हैं, तो सारे फंक्शंस बैंक वाले नहीं हैं, बट बैंक की तरह फाइनेंस में डील करती हैं, बैंक की तरह डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, लोन ग्रांट करती हैं, इसीलिए इन्हें शैडो बैंक्स भी बोला जाता है। बैंक की शैडो हैं ये, ठीक है, बट एक्चुअल में बैंक नहीं है। क्लियर? अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि एनबीएफसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि एनबीएफसी हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एनबीएफसी क्या होती हैं। ठीक है, एनबीएफसी में हम अलग अलग टाइप की कंपनीज को ले सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, देन लोन कंपनीज, देन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। ठीक है, गोल्ड लोन कंपनीज हैं। ठीक है, और
और भी हम अदर कंपनीज भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अब हमने डिस्कस किया ना, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लोन कंपनीज हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, अब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सभी एनबीएफसीज ही हैं। अब आपको आइडिया मिल गया कि एनबीएफसी, ये जितने भी कंपनीज को अभी हमने डिस्कस किया, बजाज फाइनेंस कंपनी है, मुथूट फाइनेंस कंपनी है, ये गोल्ड लोन कंपनीज हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी एनबीएफसीज ही हैं, क्योंकि ये बैंक की तरह डिपॉजिट लेती हैं, लोन देती हैं कस्टमर को, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बैंक नहीं है, बैंक प्योरली इनके सभी फंक्शंस बैंक वाले नहीं हैं, इसीलिए इन्हें एनबीएफसीज बोला जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनबीएफसीज किसके अंडर वर्क करती हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो किसके अंडर वर्क करती हैं, तो आप क्या कहोगे, आप आंसर में क्या मेंशन करोगे, आरबीआई। बेसिकली जो एनबीएफसीज हैं वो आरबीआई के अंडर वर्क करती हैं, ठीक है। अगर आपसे कॉमनली एनबीएफसी के बारे में पूछ लिया जाता है कि एनबीएफसी किसके अंडर वर्क करती हैं, तो आप बोलोगे आरबीआई के अंडर वर्क करती हैं। लेकिन आपको पर्टिकुलरली किसी एनबीएफसी कंपनी का नेम लेकर पूछा जाता है कि ये किसके अंडर वर्क करती हैं, तो आपने अलग अलग कंपनी, आपने ये नहीं बताना कि ये सभी आरबीआई के अंडर वर्क करती हैं, अलग अलग कंपनीज जो हैं वो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज के अंडर वर्क करती हैं। जैसे कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो किसके अंडर वर्क करती हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर, ठीक है। जो लोन कंपनीज हैं, अब जो लोन कंपनीज है वो किसके अंडर वर्क करेंगी, आरबीआई के अंडर, ठीक है, लोन कंपनीज आरबीआई के अंडर वर्क करती हैं। जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो नाबार्ड के अंडर वर्क करती हैं, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो आरबीआई के अंडर वर्क करती हैं। गोल्ड लोन कंपनीज हैं वो आरबीआई के अंडर वर्क करती हैं। जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती हैं। तो ये अगर आपसे कॉमनली पूछ लिया जाता है कि एनबीएफसीज किसके अंडर वर्क करती हैं, तो आरबीआई के अंडर, बट किसी पर्टिकुलर एनबीएफसी कंपनी का नेम लेकर पूछा जाता है तो वो पर्टिकुलर कंपनी, वो पर्टिकुलर एनबीएफसी जिस रेगुलेटरी बॉडी के अंडर वर्क करती है, आपने उसका नेम वहां पर मेंशन करना है, ठीक है। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। लोन कंपनीज आरबीआई के अंडर वर्क कर रही हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज नाबार्ड के अंडर, क्योंकि जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है वो रूरल एरियाज में जो जिन्हें भी फंड्स की जरूरत होती है उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो सेम वैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी क्या करती हैं, रूरल एरियाज के लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती हैं। देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं, अब आप कहोगे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज नाबार्ड के अंडर वर्क करती हैं, बट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किसके अंडर वर्क करेंगी, आरबीआई के अंडर, ठीक है, क्योंकि ये बैंक जो है ये पर्टिकुलरली रूरल एरिया के लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो आरबीआई के अंडर वर्क करती हैं। जो गोल्ड लोन कंपनीज हैं वो भी आरबीआई के अंडर वर्क करेंगी। और जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या करती हैं, सिक्योरिटीज में डील करती हैं। तो जितनी भी एनबीएफसीज हैं जो सिक्योरिटीज में डील करेंगी, सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो ये सभी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में जो कंपनीज डील करती हैं वो किसके अंडर वर्क करती हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर, सेबी के अंडर, ठीक है। तो ये अलग अलग एनबीएफसीज हैं और ये इनकी अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ठीक है। तो अब जो एनबीएफसीज हैं वो दो अलग अलग टाइप की होती हैं। एक होती हैं एनबीएफसी डी और एक होती हैं एनबीएफसी सी। एनबीएफसी डी क्या होती हैं, जो आपसे डिपॉजिट लेती हैं, ठीक है। एनबीएफसी सी क्या होती है, सी मींस क्रेडिट, जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एनबीएफसी डी जो है वो आपसे डिपॉजिट लेगी और सिर्फ डिपॉजिट ही लेगी। जो एनबीएफसी डी है वो आपको लोन प्रोवाइड करने का काम नहीं करेगी। बैंक क्या होता है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपसे डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, हर तरह का डिपॉजिट, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, टाइम डिपॉजिट हो, आपसे डिपॉजिट भी लेगा और आपको लोन भी देगा। बट जो एनबीएफसी है वो या तो एनबीएफसी सी होंगी या डी होंगी, ठीक है। जो एनबीएफसी डी है वो सिर्फ डिपॉजिट लेंगी, लोन नहीं देंगी आपको। जो एनबीएफसी सी है वो सिर्फ क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करेंगी, यानी कि सिर्फ लोन प्रोवाइड करने का काम करेंगी, आपसे डिपॉजिट नहीं लेंगी, ठीक है। तो आपको इतना आइडिया मिल गया कि एनबीएफसी दो टाइप की होती है, एनबीएफसी डी एंड सी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड
एनबीएफसीज। बैंक और एनबीएफसीज में डिफरेंस क्या होता है, हमें इनका डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि बैंक जो है वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और लोन भी प्रोवाइड करता है, लोन ग्रांट करने का भी काम करता है, ठीक है। एक ही इंस्टीट्यूशन है जो दोनों काम कर रहा है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर रहा है, लोन भी ग्रांट कर रहा है। बट एनबीएफसी जो हैं वो या तो वो एनबीएफसी सी होंगी या डी होंगी। तो यानी कि एक पर्टिकुलर एनबीएफसी जो है वो या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगी और या फिर लोन ग्रांट करेंगी। आइदर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगी और लोन ग्रांट करेंगी, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकता है एंड टाइम डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकता है। डिमांड डिपॉजिट किस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। आप बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराते हो, सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो, तो उनमें जो आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो बैंक डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और टाइम डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। टाइम डिपॉजिट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, एफडी, आरडी, ठीक है। तो बैंक जो है वो दोनों टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट जो कस्टमर अपने डिमांड पर बैंक से विड्रॉ भी कर सकता है कभी भी, और टाइम डिपॉजिट जो कस्टमर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराता है। तो दोनों टाइप के डिपॉजिट जो बैंक है वो एक्सेप्ट करता है कस्टमर से। बट एनबीएफसी जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की फॉर्म में, वो डिमांड डिपॉजिट जो एनबीएफसीज हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती, ओनली एक्सेप्ट करती हैं टाइम डिपॉजिट, और वो भी अंडर एनी स्कीम, किसी स्कीम के अंडर टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी तो एनबीएफसीज है ना, वो क्या करती हैं, एक किसी स्कीम के अंडर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपका अमाउंट एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के कंप्लीट होने पर ही आपको अमाउंट वापस दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो एनबीएफसीज होती हैं हम क्या कह सकते हैं कि वो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और वो भी किसी स्कीम के अंडर, ठीक है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज कि जो बैंक है वो डिमांड ड्राफ्ट भी इशू कर सकता है और चेक भी इशू कर सकता है, ठीक है। बट जो एनबीएफसीज हैं वो ना तो डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट इशू कर सकती हैं और ना ही चेक इशू कर सकती है। कभी आपने सुना है कि किसी एनबीएफसी के नेम से कोई चेक आपको किसी ने दिया हो, या आपने किसी एनबीएफसी के नेम का चेक किसी को इशू किया हो? नहीं ना। तो एनबीएफसी जो है वो चेक भी इशू नहीं करती और डिमांड ड्राफ्ट भी इशू नहीं करती हैं। बट जो बैंक है, बैंक में तो आपको डिमांड ड्राफ्ट और चेक दोनों की फैसिलिटी मिलती है। बैंक जो है वो चेक भी इशू करता है और डिमांड ड्राफ्ट भी इशू करता है। अब डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक की तरफ से एक ऑर्डर होता है। अगर आपने किसी पर्सन को पेमेंट करनी है तो आप क्या करोगे, उतने अमाउंट का आप अपने बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवा लोगे, ठीक है। आपका अगर बैंक में अकाउंट है तो आप बैंक से उस जितना भी अमाउंट आपने किसी पार्टी को पे करना है, आप उतने अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बनवा लोगे और आप उस पार्टी को डिमांड ड्राफ्ट उस पार्टी को दे दोगे जिसको आपने पेमेंट करनी है। देन वो पार्टी अपने बैंक में जाकर उस डिमांड ड्राफ्ट को डिपॉजिट कराएगी, और वो डिमांड ड्राफ्ट सामने वाली पार्टी के बैंक को एक ऑर्डर है हमारे बैंक की तरफ से कि जिस पर्सन ने वो डिमांड ड्राफ्ट बैंक में डिपॉजिट कराया उसको स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया जाए, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट किस लिए यूज किया जाता है? अगर आप किसी अदर पर्सन को पेमेंट करना चाहते हो तो आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जो बैंक है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट भी इशू करता है और चेक भी इशू करता है, बट एनबीएफसी डिमांड ड्राफ्ट और चेक की फैसिलिटी ऑफर नहीं करती हैं, ठीक है। देन आता है डीआईसीजीसी की सर्विसेज, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की जो सर्विसेज हैं डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस देने की, वो बैंक्स को अवेलेबल होती हैं, बैंक्स को अवेलेबल हैं। बट जो एनबीएफसीज हैं उनको डीआईसीजीसी की जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं है। अब जो डीआईसीजीसी है वो क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि आरबीआई की सब्सिडरी है। अब देखो, जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा कैसे वर्क करता है। जब कस्टमर बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है, कस्टमर बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, बैंक जो है वो उसमें से कुछ अमाउंट लोन की फॉर्म में
आगे देता है, जिससे बैंक अपनी इनकम अर्न करता है और इसी से ही पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है और इसी से कंट्री की डेवलपमेंट होती है। अब मानकर चलो इन केस कि कस्टमर ने अमाउंट डिपॉजिट कराया बैंक में, ठीक है, और बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गए, आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, तो क्या कस्टमर कभी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे? क्योंकि कस्टमर का तो सारा अमाउंट डूब गया ना, ठीक है। कस्टमर ने अमाउंट डिपॉजिट कराया, बैंक जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, बैंकरप्ट हो गए, तो कस्टमर का सारा अमाउंट, डिपॉजिट वाला सारा अमाउंट का लॉस हो गया ना कस्टमर को, ठीक है। तो कस्टमर का ट्रस्ट बैंक से उठ जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर कभी भी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराएंगे, जिससे आगे बैंक जो है वो इनकम अर्न नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग सिस्टम चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आरबीआई ने अपनी एक सब्सिडरी सेटअप करी, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि कस्टमर ने जो अमाउंट डिपॉजिट कराया है बैंक में उस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। यानी कि इन केस कस्टमर ने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराया है और इन केस बैंक्स जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, तो उस केस में कस्टमर ने मानकर चलो अगर 1 लाख डिपॉजिट कराए हुए थे, तो जो DICGC है वो कस्टमर को 1 लाख रुपए की पेमेंट कर देगी, ठीक है। लेकिन ये भी कंडीशन है कि DICGC जो है वो ओनली 5 लाख रुपीस तक का ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कस्टमर के डिपॉजिट पर। अब मानकर चलो कि कस्टमर ने बैंक में अगर 6 लाख डिपॉजिट करा रखे हैं, ठीक है, और इन केस बैंक बैंकरप्ट हो गए, आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, तो उस केस में DICGC कस्टमर को पूरे के पूरे 6 लाख नहीं देगी, क्योंकि DICGC सिर्फ 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कस्टमर को उनके डिपॉजिट्स पर, तो इसीलिए DICGC उन्हें सिर्फ 5 लाख ही पे करेगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यानी कि DICGC के द्वारा कस्टमर के डिपॉजिट्स पर जो इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो सर्विसेज सिर्फ बैंक्स को ही अवेलेबल होती हैं, NBFCs को अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये आपको बैंक और NBFC में डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात आती है कि NBFC जो हैं वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है ना। हमने डिस्कस किया अभी कि NBFC जो है वो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं किसी स्कीम के अंडर, ठीक है, और लोन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि लोन भी ग्रांट करती हैं, ठीक है। अब NBFC जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है? कितने टाइम पीरियड के लिए NBFCs कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं? फिक्स टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि NBFCs क्या करती हैं? टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं कस्टमर से, और वो भी किसी स्कीम के अंडर। तो मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं? दैट इज 60 मंथ्स, 60 मंथ्स, और वी कैन से 5 ईयर्स। 60 मंथ्स और 5 ईयर्स के लिए वो क्या करते हैं? मीन्स 60 मंथ्स जिसे हम 5 ईयर्स भी बोल सकते हैं, तो 5 ईयर्स का मैक्सिमम टाइम पीरियड है। इस मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए NBFCs जो हैं वो कस्टमर से टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं किसी स्कीम के अंडर, ठीक है। अब NBFCs जो लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लोन पर NBFCs के द्वारा जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है दैट इज 12.5% पर एनम, ठीक है, यानी कि 1 साल का 12.5% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है NBFC के द्वारा जब NBFCs कस्टमर को लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया NBFC के बारे में, जो कुछ अदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब बात आती है कि NBFC के द्वारा क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म नहीं किए जाते हैं। हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। NBFC जो फंक्शन परफॉर्म कर सकती है दैट इज लीजिंग, हायर परचेज, लोन ग्रांट करना, देन इंश्योरेंस की सर्विसेज, देन सेल परचेज या इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, ठीक है। NBFCs ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती हैं। लीजिंग क्या होता है? लीजिंग का मतलब होता है जब हम किसी अपनी कोई प्रॉपर्टी को किसी अदर पर्सन को रेंट पर दे देते हैं, ठीक है। रेंट पर अगर हम किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं बट इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती जब हम अपनी प्रॉपर्टी किसी अदर पर्सन को रेंट पर दे रहे हैं बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीजिंग, ठीक है। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, लेसर और लेसी, 2 अलग अलग पार्टीज होती हैं, ठीक है। लेसर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी अदर पर्सन को, अपनी कोई भी असेट या प्रॉपर्टी किसी अदर पर्सन को जिसे हम लेसी बोलते हैं उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दे देता है, और लेसी जो है वो उसे पीरियोडिकली रेंट की फॉर्म में पेमेंट करता रहता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है।
जैसे कि मानकर चलो कि 10 साल के लिए मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी अदर पर्सन को यूज करने के लिए दे दी, ठीक है, रेंट पर दे दी, तो 10 ईयर का लीज एग्रीमेंट हो गया लेसर और लेसी के बीच में, ठीक है। बट 10 ईयर्स के बाद लेसी जो है वो लेसर की जो प्रॉपर्टी है उसे वापस कर देगा, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। देन आता है हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है, जब कॉस्टली कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनको हम परचेज नहीं कर सकते तो उन पर हमें ईएमआई की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ईएमआई मींस इंस्टॉलमेंट की सर्विसेज मिल जाती हैं, ठीक है। तो हायर परचेज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी एनबीएफसीज के द्वारा की जाती हैं। इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है वो कोई भी चीज परचेज करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, डाउन पेमेंट कर देता है, इनिशियल डाउन पेमेंट कर देता है। जैसे कि मैंने 1 लाख की कोई चीज परचेज करी, ठीक है, मैंने क्या किया, 20,000 की डाउन पेमेंट कर दी, यानी कि 20,000 उसी टाइम मैंने पे कर दिए, ठीक है। और जो रिमेनिंग 80,000 रुपीज हैं वो मैं क्या करूंगी, इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगी, और वो इंस्टॉलमेंट में जो फाइनेंस कंपनी होगी उसके साथ एग्रीमेंट करके 80,000 की इंस्टॉलमेंट बनवा लूंगी, ठीक है। तो जब कोई ऐसी कॉस्टली कोई गुड्स हो, कॉस्टली असेट हो जिसे हम एक साथ परचेज नहीं कर सकते, तो उस पर इंस्टॉलमेंट की सर्विसेज भी एनबीएफसीज कस्टमर को देती हैं, ठीक है, जिसमें कस्टमर के द्वारा इनिशियल स्मॉल अमाउंट की डाउन पेमेंट कर दी जाती है एंड रिमेनिंग जो अमाउंट बचता है वो कस्टमर एनबीएफसी को इंस्टॉलमेंट में पे करता है। अब लीज में, तो लीज के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि रेंट पे दी जा रही है प्रॉपर्टी। बट हायर परचेज के केस में जो असेट दी जा रही है उस असेट की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है किस पर्सन को, परचेजर को। जब वो सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देगा, ठीक है, जब सारी इंस्टॉलमेंट्स वो पे कर देगा, देन आफ्टर दैट उस असेट की, उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है वो परचेजर को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो लीजिंग में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, बट हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। देन लोन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज, देन शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनको सेल परचेज करने का भी काम करती हैं एनबीएफसीज, ठीक है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था ना, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि सिक्योरिटीज में डील करती हैं। तो वो कंपनीज, वो एनबीएफसीज क्या करती हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनका सेल परचेज करने का ही तो काम करती हैं। शेयर्स, अब जैसे बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है, जो सिक्योर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको सेल परचेज करने का काम करती है। डिबेंचर्स क्या होते हैं, लोन सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सभी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने का भी काम करती हैं एनबीएफसीज। देन आते हैं कौन कौन से फंक्शंस एनबीएफसी परफॉर्म नहीं कर सकती। एनबीएफसी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना, डिफरेंस में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, डिमांड ड्राफ्ट और चेक इशू नहीं कर सकती, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है उनकी सर्विसेज एनबीएफसी को रिसीव नहीं होती हैं, ठीक है। देन ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती, और कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे कि लैंड है, ठीक है। अब लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, लैंड है, शॉप है, मॉल्स हैं, इनको सेल परचेज करने का या फिर इनकी कंस्ट्रक्शन करने का कोई भी काम एनबीएफसीज नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सभी फंक्शंस हैं जो कि एनबीएफसीज के द्वारा परफॉर्म नहीं किए जा सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। थैंक यू सो मच।